हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं बेसिक्स मैथ्स फॉर फिजिक्स, इसमें हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं अलजेब्रा को। अलजेब्रा को डिटेल में समझने वाले हैं। अलजेब्रा समझेंगे, बाइनोमियल थ्योरम समझेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझेंगे, एक्सपेंशन समझेंगे। ठीक है, तो इससे प्रीवियसली हम लोगों ने क्या क्या समझा था इस बेसिक्स मैथ्स फॉर फिजिक्स में। हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ फंक्शन समझा, कंसेप्ट ऑफ एंगल समझा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को समझा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझा और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को समझा है। तो इन सारे लेक्चर्स का कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रो। ठीक है, अभी देखिए बेसिक अलजेब्रा जो आप क्लास 6 में ही अलजेब्रा मिलना शुरू हो जाता है। अलजेब्रा में आते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल। ठीक है, जब कंसेप्ट ऑफ फंक्शन हम लोग समझ रहे थे उसमें मैंने आपको इसके बारे में कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बताया था। जो फिक्स्ड हो, जो वेरी करे उसको वेरिएबल कहते हैं, जो फिक्स्ड हो उसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यहां हम बात करने वाले अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस अलजेब्रा में। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और ये आया कैसे और इसकी ज़रूरत क्या है, ये चीज़ सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कैसे और कैसे है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात यहाँ पर यह है कि जैसे अगर मैं वेरिएबल लूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन है, कोई इक्वेशन है, जैसे 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 2x + 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखें अगर ध्यान से तो इसमें वेरिएबल कितना है, इसमें नंबर ऑफ, इसमें वेरिएबल कितना है, तो इसमें वेरिएबल है 1, सिर्फ x है जो x है। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 1। और इसके लिए इक्वेशन कितना है, इक्वेशन भी इक्वेशन एक ही है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर एक अननोन हो, x यहां पर क्या है वेरिएबल, या ये कहिए अननोन क्वांटिटी। वेरिएबल के बजाय क्या कह सकते हैं, अननोन। अननोन कहने का मतलब कि मालूम नहीं कि उसकी वैल्यू क्या है, अननोन। और इक्वेशन भी कितना है, एक इक्वेशन है। तो अगर एक अननोन क्वांटिटी हो और तो उसके लिए आपको कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। अगर जैसे फिजिक्स में आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और उसमें एक ही क्वांटिटी के बारे में बताना है और उस क्वांटिटी के बताने मतलब एक ही चीज बतानी है आपको, तो इक्वेशन कितनी चाहिए, एक इक्वेशन। मतलब एक अननोन के लिए एक इक्वेशन काफी है, आप उससे इजीली उसके वैल्यू को मालूम कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 5, तो इसमें कितने वेरिएबल्स, कितने अननोन आ गए, 2 अननोन आ गए। एक तो ना तो आपको x की वैल्यू मालूम है और ना ही y की वैल्यू, तो कितने अननोन्स है, 2 अननोन्स, x और y। तो अगर ये अकेला है तब आप ना तो x निकाल सकते हो ना ही y निकाल सकते हो। आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, एक ऐसा और एक कुछ इस तरह का हो, तब आप निकाल सकते हो। मतलब आपको कंक्लूजन क्या निकलता चला जा रहा है, आप कंक्लूजन क्या समझ रहे हो। ठीक है, कंक्लूजन हम यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं कि जो कंक्लूजन हमें मिलता चला जा रहा है हमारे कंसेप्ट से, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन क्या क्या मिलता चला जा रहा है। पहली बात ये कि अगर फॉर वन अननोन, एक अननोन हो, फॉर वन अननोन इक्वेशन विल बी 1, इक्वेशन विल बी 1। एक अननोन है तो एक इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन होगा। अगर हम बात करें कि फॉर 2 अननोन, अगर 2 अननोन हो तो इक्वेशन आपको कितनी चाहिए, इक्वेशन विल बी 2। इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि फॉर 3 अननोन,
तो इक्वेशन विल बी कितना होना चाहिए? इक्वेशन विल बी 3, इक्वेशन विल बी 3। बात समझिए अब यहां पर कि जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाओगे फिजिक्स में, कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा, तो आपको देखना है कि अननोन कितने हैं। जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशंस चाहिए होगी उनके जवाब को मालूम करने के लिए। तो एक अगर अननोन है, जैसे यहां एक एग्जांपल मैंने दिया 2x + 3, तो ये एक अननोन है, तो इसके लिए एक इक्वेशन काफी है। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा 3, इधर -3 और 2 डिवाइड में -3/2, ये आ गया। एक इक्वेशन से x की वैल्यू मालूम चल गई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये दो इक्वेशन है तो इसको एलिमिनेशन मेथड से यूज करोगे तो y से y कैंसिल, ये हो गया 2x, ये हो गया 9, x बराबर आ गया कितना? 4/5। इस वैल्यू को आप इसमें किसी में भी डाल दोगे तो y निकल जाएगी, तो y की जगह डाल दो y बराबर आ जाएगा 5 - x, तो x की जगह डाल दो आप 5 - 4.5, तो ये आ गया 0.5। तो देख सकते हैं आप कि आप जितने दोनों अननोन निकल गया, x भी निकल गया और y भी निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने इक्वेशंस होंगे, ठीक है, जितने अननोन्स होंगे उतनी आपको इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आगे बात करता हूं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। या अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने डालना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई बंदा है, ठीक है, ये एक घर है और इस घर के ऊपर एक आदमी खड़ा है। ये घर है और इस घर के ऊपर एक आदमी खड़ा है। इस घर की हाइट कितनी है? तो h। इस घर की हाइट कितनी है? h। यहां से कोई बॉल फेंका गया, ठीक है, यहां से कोई बॉल फेंका गया, थ्रो किया गया ऊपर की तरफ थ्रो किया गया। तो ये बॉल कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे घूमकर फिर नीचे, बॉल नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ गया। क्वेश्चन ये कहा गया कि आपको बताना है फाइंड द टाइम एट which the ball can be seen from height h। अब ये समझिए बात, यहां पर एक सिचुएशन क्या है कि एक आदमी है जो छत पर खड़ा है और जिस छत पर खड़ा है उस छत की हाइट जमीन से कितनी है? h। एक बॉल को फेंका गया किसी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से, एक बॉल को थ्रो किया गया। बॉल ऊपर गया, घूमकर फिर नीचे आया। तो आपको बताना है कि टाइम बताइए, किस टाइम पर h हाइट पर ये बॉल दिखेगा। तो एक यहां पर दिखेगा जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तब एक बार यहां पर दोबारा दिखेगा जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो अब आप समझो कि यहां पर जो बॉल है उसकी टाइम पूछी गई, मतलब अननोन कितना है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो अननोन कितना है, तो अननोन है यहां पर सिर्फ टाइम। अननोन क्या है? सिर्फ अननोन यहां पर टाइम है, ठीक है। तो अननोन कितना हो गया? 1। अननोन कितना हो गया? 1। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो आप सिचुएशन देख के बता सकते हो कि इसकी वैल्यू 2 आएगी, एक जाते टाइम और एक आते टाइम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई 2। 2 वैल्यू है इसकी। इसका मतलब कि अब तक जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो एग्जांपल मैंने दिया, ये और ये, इसमें एक अननोन है तो एक इक्वेशन वैल्यू एक ही है। इसमें भी 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन, तो दोनों के वैल्यूज कितने आएंगे? एक एक आएंगे। इस वजह से, क्योंकि इस वाले इक्वेशन का पावर कितना है? 1। इसका अगर आप मैक्सिमम पावर देखिए 1, इसका भी मैक्सिमम पावर देखिए 1, इसका भी मैक्सिमम पावर देखिए 1, तो इसका मैक्सिमम पावर 1 है। इस वजह से एक एक वैल्यू आया। लेकिन यहां पर हमें एक अननोन है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो अब हमें चाहिए कि इस तरह से काम नहीं चलने वाला, इस तरह के इक्वेशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये लीनियर है। इस तरह के कंडीशन के लिए हमें इंट्रोड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है
ये मैंने अभी बताया नहीं आपको, मैंने बस इतना आपको फील कराया है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत है। यहां पर जो रिक्वायरमेंट है उसे मैंने आपको अभी तक बताया है। एक तो सिंपल चीज ये है कि एक अननोन होगा तो एक इक्वेशन आंसर आ जाएगा आपको, दो अननोन होगा तो दो इक्वेशन, तीन अननोन होगा तो तीन इक्वेशन चाहिए, आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक अननोन के लिए दो वैल्यूज हो, एक अननोन के लिए दो वैल्यूज हो, और उसका ये केस मैंने आपको बताया। एक अननोन के लिए कितने वैल्यूज हो? दो वैल्यूज हो। तो इस केस में आपको दो इक्वेशन की जरूरत नहीं, एक ही इक्वेशन चाहिए, लेकिन उसका पावर कितना होगा? 2। इस सब का पावर डिग्री कितना है? डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर को। इसका मैक्सिमम पावर देखो तो 1, इसका मैक्सिमम पावर देखो, कुछ नहीं है मतलब 1, कुछ नहीं है मतलब 1। तो ये सब लीनियर है, ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। इन सब को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब कि जिसका पावर कितना हो, लीनियर इक्वेशन। या तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन मींस, लीनियर इक्वेशन डिग्री कितना होगा? 1। डिग्री कहने का मतलब मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1 होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है ax प्लस बी बराबर 0, ये 1 वेरिएबल के लिए आ जाएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये 2 वेरिएबल के लिए आ जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन है जिसका डिग्री कितना है? 1। अब इसे इरेज करके मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और समझ में आएगा भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा फिजिक्स में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें अब कुछ पहचान है इसकी। क्या क्या पहचान है देखिए। वेयर, यहां लिख सकते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको बेहतरीन फील आए। वेयर a, b एंड c आर कांस्टेंट। a, b एंड c क्या है? कांस्टेंट है। पहली चीज, पहली बात आपको यह मालूम चली कि a, b, c क्या है? कांस्टेंट। दूसरी चीज क्या है कि a, b, c कांस्टेंट है। तीसरी चीज कि इसमें अननोन कितने हैं? यहां पर x क्या है? x इज वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। तीसरी चीज क्या मालूम चली आपको कि इसकी डिग्री कितनी? तो डिग्री कितनी है? 2। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कितना है इसका? डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। तो a, b, c कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये सब इसकी पहचान है। ये सब इसकी क्या है? पहली पहचान, दूसरी पहचान, तीसरी पहचान, और चौथी पहचान क्या है समझिए ये भी, कि a जो होगा, ये जो a है, ठीक है, a जो होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये a जो होगा क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है या अगर a 0 हो गया तो ये हिस्सा गायब, तो फिर bx प्लस सी, और bx प्लस सी मतलब अब ये इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो ये लीनियर में गिनना, आप इसको काउंट करने लगोगे तो ये नहीं है, हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, इसलिए a क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। a, b, c क्या है? इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं। a क्या है? तो a जो है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। a जो है वो कोफिशिएंट है किसका? x² का। b जो है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x। b किसका कोफिशिएंट है? x का। और c क्या है? c जो है वो कांस्टेंट है। c इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है आपको? a कोफिशिएंट है x² का, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c क्या है? कांस्टेंट है। ये पूरा कंडीशन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये पहचान है। इतनी चीजें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होंगी। अब इसको आप यहां इंट्रोड्यूस करोगे तो इसकी 2 वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यूज कितनी आएगी? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें आएगी 2। तो इसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज कितने आएंगे? नंबर ऑफ वैल्यूज कितने आएंगे? इज 2। नंबर ऑफ वैल्यूज कितने आने वाले हैं? 2।
ठीक है, जिसको हम लोग वी ऑल्सो से डैट जीरोज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं। ये जो दो वैल्यूज आएगा उसको हम लोग जीरोज भी बोलते हैं, और उसे सिंबल क्या है, अल्फा एंड बीटा। ये जो दो जीरोज आएंगे, दो वैल्यूज आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए आगे काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ रही है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पर फॉर्मूला की बात करें, जैसे कोई भी आप एक एग्जांपल ले सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहचानना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जी जरूर, ये बेशक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, इसको आप कंपेयर करो इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए के जगह कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1। ए के जगह कुछ नहीं मतलब 1, एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर। बी के जगह कितना है 7, सी के जगह कितना है 12। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इससे मैंने कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब बात करते हैं अल्फा और बीटा की। तो देखिए इसको बनाने का बहुत तरीका है, इसके लिए जीरोज निकालने का बहुत तरीका है, जो सिंपली हम लोग क्या जानते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज कर दीजिए। तो फैक्टराइज करने का बहुत तरीका है। कैसे बहुत तरीका है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। ये फैक्टराइजेशन आपको आता होगा। पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो मिला 12x स्क्वायर। अब ये 12x स्क्वायर को तोड़िए, ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आए और जोड़ने पर 7x आए। ऐसा तोड़ना है, स्प्लिट करना है, जिसको हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसको ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई, उस जो हिस्सा हम तोड़ कर निकालेंगे उस हिस्से को जब वापस मल्टीप्लाई करें तो ये मिले, ये 12x स्क्वायर मिले, और उस हिस्से को जब जोड़ें या घटाएं तो 7x मिले। तो सिंपल है, 3x प्लस 4x, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 12x स्क्वायर आएगा, दोनों को जब जोड़ोगे तो 7x आएगा। तो इसका मतलब, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 की जगह एक्स स्क्वायर, और 7x की जगह क्या लिख देंगे, 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो पेयर बना दो, कॉमन निकालो, इस दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3, इस दोनों में से 4 कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस 3। अब दोनों में से x प्लस 3 कॉमन कर लोगे तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा 4। दोनों को एक बार इक्वेट कर दो, एक बार x प्लस 3 को 0 के साथ तो x बराबर आ जाएगा -3, और एक बार x प्लस 4 को इक्वेट कर दोगे तो आ जाएगा x बराबर -4। तो इसका मतलब कि अल्फा आ गया -3 और बीटा आ गया -4। तो ये एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है जो मैंने आपको बस बताया है, ये आपको आता ही होगा। लेकिन एक फॉर्मूला भी है जो जिसे जानना जरूरी है, उस फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है देखिए, ठीक है, ये एग्जांपल बाद में हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला, उस सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। फॉर्मूला क्या है देखिए, सॉल्यूशन। अगर आपको इक्वेशन दे, ये इक्वेशन दिया गया है और इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, समझिए। सॉल्यूशन होगा अल्फा इज इक्वल टू, 2 जीरोज है तो अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2a, ठीक है। और बीटा हो जाएगा -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2a। ये अल्फा का फॉर्मूला है, ये बीटा का फॉर्मूला है, ये सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये जो b स्क्वायर माइनस c है इसको हम लोग d से दिखाते हैं, d से भी दिखाते हैं, डेल्टा से भी दिखाते हैं, d से भी दिखाते हैं, डेल्टा से भी। इसको एक्चुअली डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ये जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं इस मेथड का नाम है डिस्क्रिमिनांट मेथड। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर -4ac, ठीक है।
ये d का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इतना में कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, इस फॉर्मूला को यूज करके जो क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन क्या लिया था, क्वेश्चन लिया था एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन लिए थे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था अभी। इसको इस वाले मेथड पर सॉल्व कीजिए। आपके दिमाग में होगा अभी -3 और -4 आंसर आया था। ठीक है, देखते हैं इस पर आता है कि नहीं। अल्फा निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें ए बी सी ये सब निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को इसके नीचे लिख दो, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को इसके नीचे लिख दो। ए के जगह मालूम चल गया 1, बी के जगह मालूम चल गया 7 और सी के जगह मालूम चल गया 12। अब इसमें बैठा दो अल्फा निकालना है माइनस बी कितना है 7 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 बाई 2a 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करो। -7 प्लस कितना हो गया 49 माइनस 12 चौके 48, 12 तेरह 36, 12 चौके 48 बटा 2। तो अल्फा बराबर आ गया -7, 49 में से 48 गया 1, तो -7, तो ये आ गया +1/2, तो अल्फा बराबर आ गया -6/2, तो 2 से ये 6 गया तो आ गया अल्फा -3। तो आप साफ देख सकते हो कि अल्फा -3 यहाँ पर आ गया। सेम काम जब मैं इसके लिए डालूंगा, बस यहाँ माइनस कर देना है। सारी चीजें तो सेम है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस कर दो, -1/2 या जगह -8/2 कट गया तो आ गया -4, तो अल्फा बीटा दोनों निकल के आ गए। ठीक है, तो ये चीजें समझ गए हम लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब इसमें एक रिलेशन है, उसको भी थोड़ा समझना है। ठीक है, उस रिलेशन को समझना है, फिर उसके बाद आगे हम लोग और काम करेंगे। देखिए यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको बेहतरीन तरीके से। अब इसके बाद एक रिलेशन है, उस रिलेशन को थोड़ा समझना है। रिलेशन, ये रिलेशन क्या है इसको थोड़ा समझिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। ठीक है, ये एक रिलेशन है, जो रिलेशन है किसके बीच में, zeros of the polynomial and coefficient of the zeros of the quadratic equation and coefficient of the quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच का रिलेशन है। मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। ये एक रिलेशन है, इसको भी थोड़ा हम लोगों को ध्यान से देख लेना है, समझना है। ठीक है, इतने में कोई परेशानी नहीं, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड है। ठीक है, 4b² - 4ac। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं देखिए कुछ केसेस है, कुछ कंडीशन है। जैसे d अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, d अगर 0 के बराबर नहीं हो, तो अल्फा और बीटा भी बराबर, अल्फा भी बीटा भी दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और अगर d जो है वो 0 के बराबर हो, तब अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये कंडीशंस हैं। ठीक है, ये क्यों बताया मैंने आपको, इसलिए बताया कि आप पहले d निकालो। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले a b c आपको निकालना है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कंसेप्ट मिल जाएगा कि d सबसे पहले क्या निकाल लीजिए आप, उसका a b c ये सब फाइंड आउट कर लीजिए कंपेयर करके, फिर उसके बाद d निकालो। तो अगर d 0 के बराबर आ गया तब तो आगे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो अल्फा है वही बीटा है। लेकिन अगर d नहीं आया तब आपको अल्फा के लिए भी काम करना पड़ेगा और बीटा के लिए। तो ये जानकर आपके लिए कंडीशंस अगर मान लीजिए इसको सेटिस्फाइड करें तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जो अल्फा है वही बीटा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है यहां पर कि t² -5t + 6 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जैसे ये t यहां पर टाइम है, t यहां पर क्या है, टाइम है। तो जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे
या केसेस तैयार करोगे तो उसमें आपको हो सकता है कुछ इस तरह का, या जो मैंने एग्जांपल लिया था टाइम वाला कि किस किस टाइम पर वो दिखेगा बॉल उस आदमी को, तो ये क्वेश्चन आता। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहला काम ये करना है कि इसको कंपेयर करना है। टी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 5t, क्या ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप कहेगा सर ऐसे क्यों लिखे हैं, तो अभी समझ में आ जाएगा। अब यहां पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो ए के जगह पर मिलेगा 1, ए के जगह पर मिलेगा 1, बी के जगह पर मिलेगा -5, सी के जगह पर मिलेगा 6। तो आपने ए बी सी निकाल लिया कंपेयर करके। अब क्या करते हैं, ए बी सी कंपेयर करके निकाल लिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने कहा डी निकाल लो, ताकि आपको ये है या ये है मालूम चल जाए। तो देखते हैं क्या है, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहां पर क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है 6। तो ये 25 माइनस 6 चौके 24 कितना आ गया, 25 में से 24 गया। तो d बराबर कितना आ गया 1, d बराबर कितना आ गया 1, d बराबर 1 आ गया। मतलब d जो है 1 के बराबर, मतलब d नॉट इक्वल टू 0, मतलब अल्फा बीटा दोनों अलग है, दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अल्फा का फॉर्मूला यहां पर है माइनस बी, तो माइनस बी कितना है -5, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया 1, तो यहां डाल दो 1/2 इंटू ए कितना है 1, तो अल्फा आ गया 5 और रूट 1 हो जाएगा 1/2 आ गया 6/2 बराबर 3, 5 1 6, 6/2 कितना आ गया 3, तो अल्फा निकल कर आ गया 3। बीटा कितना निकल कर आया, तो बीटा के लिए देखिए माइनस बी कितना है -5 माइनस ये आया है 1, तो रूट 1/2 इंटू 1, तो कितना आ गया ये आ गया 5 माइनस 1/2 मतलब 4/2 मतलब कि 2, तो बीटा कितना आ गया 2। तो अल्फा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया, और आप साफ देख सकते हैं कि दोनों अलग है, दोनों की वैल्यू क्या है अलग है। ठीक है, इतना में कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद ये हम लोगों ने निकाल लिया, ये देख लिया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस को। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस को देखिए, उसके लिए क्या करना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस के लिए देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -b/a। अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 2 बराबर माइनस b कितना है -5, a कितना है 1, तो देखिए 3 + 2 5 और -5, तो दोनों बराबर हो गया। दूसरा देखिए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा वाला देख लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा आपका कितना, अल्फा इंटू बीटा है c/a, तो अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 2, c कितना है 6, a कितना है 1, तो 6 बराबर 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने, हमारे पास एक इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उसमें टाइम निकालने के लिए कहा गया था और हमने दोनों चीज निकाल ली। ठीक है, टाइम निकालने के लिए कहा गया था तो दोनों चीजें निकाल ली हमने। सबसे पहले डी निकाला, डी निकालने के बाद अल्फा बीटा निकाला, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। तो इस वाले केस में डी नॉट इक्वल टू 0 था। अब देखते हैं डी इक्वल टू 0 वाला केस क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए जगह चाहिए, मैं इसे इरेज कर देता हूं। चांद सिफारिश जो करता हमारी। क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको, कंपेयर करना है ax² + bx + c से। a की वैल्यू बताते चलिए 4, b की वैल्यू बताते चलिए -4 और c की वैल्यू बताते चलिए 1। तो सबसे पहले d निकाल लेना है, b² - 4ac, b की वैल्यू बताइए -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 4, c 4 है और ये 1 है, तो ये आ गया 16 - 16 कितना आ गया 0, तो d बराबर आ गया 0। इसका मतलब कि इस वाले केस में अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे। तो चलिए अल्फा निकाल लेते हैं। सबसे पहले अल्फा निकालने की कंडीशन, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर d 0 हो गया, d 0 हो गया तो अल्फा बीटा बराबर कैसे है। तो देखिए d एक्चुअली में क्या, b² - 4ac, तो यहाँ फॉर्मूला में देखो b² - 4ac जब 0 है तो 0 किसी में जोड़ो या 0 किसी में घटाओ,
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए सेम रह जाएगा। तो अल्फा और बीटा दोनों के लिए एक ही बार में काम कर लेते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा माइनस बी, तो बी कितना है -4, ठीक है, बाई 2a, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो जीरो हो गया ना, ये वाला हिस्सा जीरो हो गया, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। सिर्फ -b/2a -b/2a के लिए, दोनों के लिए सेम सेम है, तो कितना आ गया 2a, a का वैल्यू कितना है 4, तो ये आ गया 4/8, कितना आ गया 1/2, मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर दोनों कितना आ गया है 1/2। अब रिलेशन भी वेरीफाई कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो अल्फा कितना है हाफ प्लस हाफ बराबर -b कितना है -4 और a कितना है 4, तो हाफ हाफ हो गया 1 और ये कट गया तो ये भी हो गया 1। दूसरा देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 1/2 इंटू 1/2, c कितना है, c है यहाँ पर 1 और a कितना है 4, तो 1/4 बराबर 1/4। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी, वो सिचुएशन भी हम लोगों ने समझ लिया, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को भी समझ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहचान है उसकी पहचान को भी समझ लिए, इसके जीरोस को भी समझ लिए, जीरोस के सॉल्यूशन को भी समझ लिए, कंडीशन भी समझ लिए, रिलेशन भी समझ लिए और उस पर क्वेश्चन भी कर लिए। तो ये पूरा दिमाग में आपके यहाँ घुस गया है और ये आंसर भी देख लिए। तो इसमें आपके दिमाग में आएगा कि सर नॉट इक्वल टू 0 या ये कहिए ग्रेटर देन 0, इसको हम नॉट इक्वल टू 0 कह सकते हैं, या यहाँ पर इसको मिटाकर ये इसको मैं और केसेस क्या कर सकता हूँ, देखिए इसको आप कह सकते हैं d ग्रेटर देन 0, ये वाला केस हो गया, d इक्वल टू 0 ये वाला केस हो गया, और तीसरा होगा d लेस देन 0, मतलब d निगेटिव आ जाए। तो इस वाले केस में जो अल्फा बीटा है वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है, इस वाले केस में अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी। तो पहली बात यह है कि जब आप फिजिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसकी रिजल्ट होगी, तो उस केस में ये वाला केस आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि इस वाले केस में इमेजिनरी आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर मतलब निगेटिव में रूट, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, तो फिर वो एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी। तो वहां तक हमें उससे मतलब नहीं है, वहां तक जानना नहीं है। इमेजिनरी वाला कंसेप्ट आप मैथ्स में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। फिलहाल हम लोगों को इसी दो पर काम करना होगा और यही दो चीजें मोस्टली आएगी। अगर ऐसा आ भी जाता है तो सीधे लिख देना है वहां पर कि इमेजिनरी सॉल्यूशन है, वहां पर जो उसका अल्फा बीटा आएगा वो एक अलग प्रोसेस आएगा, वहां पर इमेजिनरी सॉल्यूशन लिख देना है, ठीक है। तो d लेस देन 0 अल्फा बीटा इमेजिनरी, d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा यहाँ पर अल्फा और बीटा नॉट इक्वल टू 0, और d अगर 0 के बराबर है तो अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल क्या होता है, तो ये जो अभी हम लोगों ने अलजेब्रा को डिस्कस किया है ये उसी में का एक हिस्सा है, ठीक है। बाइनोमियल उसे कहेंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास 2 टर्म्स हो, जिसके पास भी 2 टर्म हो हम उसे बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। 2 टर्म होना चाहिए और वो बाइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। बाइनोमियल के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 टर्म है, ठीक है। तो ये 2 टर्म ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल है बाइनोमियल का, ठीक है। ये सब एक एग्जाम्पल, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। इसमें इसकी पहचान क्या है, इसमें इसकी पहचान ये है कि इसकी या फिर इस दोनों की या फिर इस दोनों की पावर कितनी है 1, ठीक है। इस दोनों की भी पावर 1 है, इस दोनों की भी पावर 1 है, इस दोनों की पावर भी 1 है। तो ये एक पहचान है किसकी, बाइनोमियल की, जिसके पास 2 टर्म हो और पावर कितनी हो 1, तो हम उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। अब आपके सामने मैं एक सवाल कर सकता हूं कि क्या आप x² प्लस y³ को बाइनोमियल कह सकते हो, तो ये सर बाइनोमियल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, तो अगर हम x² के जगह a मान लें, a बराबर x² और y³ के जगह b मान लें, तो क्या हम इसको a प्लस b नहीं लिख सकते, या पावर जो भी हो इसकी पावर अगर मान लीजिए 2 है या 3 है या कुछ भी है, मान लीजिए इसकी पावर 5/4 है, तो ये एक बाइनोमियल हो जाएगा। क्यों बाइनोमियल है, क्योंकि इसके पास टर्म कितने हैं 2 और इन दोनों टर्म का पावर कितना हो गया 1 हो गया, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। तो बाइनोमियल पहचानने का तरीका आप समझ गए।
कि टर्म कितनी होनी चाहिए, 2, और उन दोनों टर्म का पावर कितना होना चाहिए, 1 1 1। तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। इसका होल पावर जितना हो उससे मतलब नहीं, इसका होल पावर यहां पर वाला कुछ भी हो सकता है, n हो 5 हो, कुछ भी हो सकता है। 4/3 मान लीजिए कि 8 है, यहां पर -1/5 है, यहां पर मान लीजिए कि 6 है ना, या मान लीजिए कि -8 है। तो ये बाइनोमियल है। हमको बस देखना है 2 टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म है, दोनों टर्म का पावर कितना है, 1 1 1। इस वजह से ये बाइनोमियल, इसके होल पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। ये बात आप समझ गए कि बाइनोमियल कैसे है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास 2 टर्म हो उसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी थ्योरम को। तो थ्योरम इसका थोड़ा समझना है, ठीक है। a + b का पावर n, थ्योरम क्या है, a + b का पावर n हो तो इसके थ्योरम का एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा देखिए, a⁴ n + n, a⁻n - 1 b1, फिर आगे बढ़ोगे तो मिलेगा n × n - 1/2 × 1, फिर a⁻n - 2 b2, फिर आगे बढ़ोगे तो ये n - n - 2 × n - 1/2 × 1 × 3, फिर a आ जाएगा a-3 n - 3, और फिर आ जाएगा b³। फिर इस तरह से इसके और इसके पावर्स क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ b2 है, आगे b³ हो जाएगा, फिर उसके आगे b5 b7 b9, इस तरह से बढ़ते 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 एंड सो ऑन, ये इतना आगे चलता चला जाएगा। तो ये कोई टर्म अगर ऐसा है तो ये इस तरह से एक्सपैंड होता है। इसका प्रूफ आप मैथ्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहां पर आपको बस फिजिक्स के लिए बता रहा हूं। तो मुझे बस इसके प्रूफ से मतलब नहीं, मुझे इसके रिजल्ट से मतलब है, और रिजल्ट हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये बस आप इतना समझिए कि ये कुछ ऐसा होगा तो ये ऐसा एक्सपैंड होता हुआ चला जाएगा, ये आगे बढ़ता चला जाता है, हायर पावर्स तक चला जाता है, ठीक है। अब यहां समझना है कि ये कब हम लिखेंगे, ऐसा हम एक्सपेंशन कब कब करना है। तो ऐसा एक्सपेंशन हम तब करेंगे जब n क्या हो, ये जो n है यहां पर वाला, ये n क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। इस ऐसा एक्सपेंशन कब करेंगे, इसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जब n क्या हो, पॉजिटिव, और ये n क्या हो, निगेटिव, n क्या हो, 0, या n क्या हो, फ्रैक्शन में, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 या फ्रैक्शन, इस 4 में से हो तो ऐसा हम एक्सपेंशन करेंगे, ठीक। और क्या कंडीशन है, तो कंडीशन ये कि ये जो b है, यहां जो b है, इस b की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। किसकी वैल्यू, इस b की वैल्यू। तो इससे मालूम चल रहा है कि जो b है वो काफी छोटा होगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच की वैल्यू बहुत छोटी होगी। इसका मतलब कि ये जो b है ये काफी छोटा हो, और n पॉजिटिव, निगेटिव, 0 या फ्रैक्शन हो, तब जाकर हम इसको ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। ये बातें आपके समझ में आ गई कि ये एक्सपेंशन के लिए कंडीशन क्या है, जब n पॉजिटिव, निगेटिव, 0 हो, या ये यहां पर जो b है, इस b की वैल्यू -1 से ज्यादा हो और 1 से कम हो, मतलब -1 और 1 के बीच में होगी, तभी ये एक्सपेंशन एप्लीकेबल है, नहीं तो ये एक्सपेंशन एप्लीकेबल नहीं। अब इसमें समझना है और कुछ टर्म समझना है। क्या समझना, देखिए, अगर n, यहां जो n है, ये n अगर पॉजिटिव हो, ये n अगर पॉजिटिव हो, तो जो इसमें आप जो एक्सपेंशन करते जाओगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, n+1, ठीक है। कितना आ जाएगा, n+1। अगर ये n पॉजिटिव है, ये n अगर पॉजिटिव है, तो ये एक्सपेंशन जब आप करते चले जाओगे तो इसमें टोटल टर्म्स कितने आ जाएंगे, n+1। ये बढ़ाते 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 n+1 तक जाएगा। अगर ये n निगेटिव है, अगर ये n क्या है, निगेटिव है, तो इसमें या फ्रैक्शन है, अगर ये n निगेटिव है या फ्रैक्शन है, निगेटिव है या फ्रैक्शन है, तो ऐसा ऐसा एक्सपेंशन करते जाओगे और टर्म्स कितना मिलेगा, इनफाइनाइट, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो फिर से समझिए इस थ्योरम को, अगर कोई टर्म, बाइनोमियल टर्म, कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ है, a+b⁴n, तो ये इतना हम लोग कब काम करेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या क्या है, जब n पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, 0 हो या फ्रैक्शन हो, इस b की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो, मतलब बहुत छोटी हो। n अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा जो टर्म्स हम लिखते जाएंगे वो n+1 तक लिखेंगे। अगर n निगेटिव या फ्रैक्शन हो तो ऐसा ऐसा टर्म कितना लिखाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा, मतलब लिखाता ही चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब यहां के बात समझिए
कि चूंकि इसका पावर बढ़ता चला जा रहा है, अभी मैंने आपको कंडीशन लिखा, कंडीशन बताया कि b जो है यहां पर, ठीक है, ये कब है, जब b बाई ए, ये b बाई ए या b जब बहुत छोटी हो। तो आप खुद देखो कि b यहां पर क्या है, b की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, -1 से 1 के बीच में, देखिए काफी छोटी है, बहुत छोटी। -1 और 1 के बीच की वैल्यू कितनी होगी, 0.01। अब सोचो कि इसका, ये तो खुद छोटी है, इसका अगर हम स्क्वायर कर दे तो ये और छोटी हो जाएगी, इसका अगर हम क्यूब करते चले जाए तो और छोटी, पावर बढ़ाते चले जाएंगे तो ये और छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रही। तो इसके ऊपर अगर हम पावर चढ़ाते चले जाएंगे तो ये और छोटी होती चली जाएगी। तो छोटी छोटी छोटी, तो उस छोटी को हम छोड़ देते हैं, छोटी घर में रहो, कोरोना है बाहर, घर में रहिए, छोटी को हमने छोड़ दिया। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे में से उतना काम का नहीं है, क्योंकि वो वैल्यूज क्या है, बहुत छोटी है। तो हम क्या करते हैं, बस जो हमारा ये टर्म है, इस दो को ले लेते हैं, क्योंकि 2b, देखिए 2b कीजिएगा तो बहुत छोटी हो जाएगी, 2b अगर हम इसका करें तो ये बहुत छोटी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, बस ये हम सबको छोड़ देते हैं, बस हम इस दो को ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे मतलब का है। और रिजल्ट जो एक्सप्रेशन से आएगा वो अप्रोक्सीमेशन होगा, ना कि एग्जैक्ट होगा। ये बात मैं बता देता हूं, बाइनोमियल से जो आप काम करते हैं, इस वाले प्रोसेस से, इससे जो रिजल्ट आएगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटली होगी, अप्रोक्सीमेशन। तो हम इतना छोड़ दिए क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है। तो हम क्या किए, बस इस दो को उठाते हैं, यहां लिख लेते हैं a टू दी पावर n, क्योंकि इतना ही हमारे मतलब का है। तो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन में से इतना लिख लिया। अब जब इतना लिख लिया तो इसमें से देखिए, अगर हम a टू दी पावर n दोनों में से कॉमन कर ले तो ये वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी, लगभग बराबर हो जाएगी। दोनों में से a टू दी पावर n कॉमन कर लिए तो इसमें का 1 n, और ये माइनस, तो a के a नीचे चला जाएगा b बाई ए, तो ये वैल्यू हमें रिजल्ट, ये रिजल्ट हमें मिल गया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये बात समझ, ये कब लिखना है, जब b बाई ए 0 हो, या ये कहिए कि b की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तब ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, एप्लीकेबल ओनली। और इसमें आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन होगा। चलिए अब बात करते हैं, अब ये हमारा एक परफेक्ट रिजल्ट मिल गया। अब इसको हम एक प्रॉपर और अच्छे से आसान शब्दों में इसको सेट करें, तो अगर हम a की जगह 1 मान ले, जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया 1 + x टू दी पावर n, तो इसको कंपेयर कीजिए आप a + b टू दी पावर n से, जो कि यहां मैंने किया है। अब देखिए इस रिजल्ट को हमने यहां लिख दिया, a + b को यहां लिख दिया, ठीक है। अब इसके नीचे 1 + x टू दी पावर n, तो a की जगह 1 डालोगे, तो a की जगह जब आप 1 डालोगे, इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, x टू दी पावर n, तो a की जगह कितना है, ठीक है, रुक जाओ पहले ये लिख लेता हूँ, a + b टू दी पावर n बराबर an 1 + n b बाई a, ठीक है। इसको तोड़ना है इस पर, तो a की जगह 1 है, b की जगह x है, तो जहां जहां a है वहां 1 डाल दीजिए। तो a की जगह जब आप 1 डालोगे, a की जगह डालो 1, तो 1 टू दी पावर n, 1 + n, ठीक है। और b की जगह कितना डालना है, x बाई 1, तो ये आ जाएगा 1 × 1 + nx, तो ये आ गया 1 + nx। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं ये रिजल्ट। तो 1 + x टू दी पावर n को हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब और थोड़ा समझिए कि ये हम लोग कब लिखेंगे, ये तो समझ गए कि ये कब लिखना है, जब b क्या हो, बहुत छोटी हो, और ये एक्सप्रेशन तभी काम करेगा। अगर इसमें जो x है वो बहुत छोटी हो, 1 से बहुत ज्यादा छोटी, मतलब कि ये 0 0 1 नहीं, 0 0 0 0 0 1 इतना हो या इतना हो, तो ये तो 1 से बहुत छोटी है। तब हम इसको, तब जब x बहुत छोटी हो 1 से, तब हम ये काम करेंगे। तो इसमें हमें 4 फॉर्मूला मिलेगा। कौन कौन, देखिए एक फॉर्मूला मिला x + x टू दी पावर n, तो इसको इस तरह से तोड़ना है। अगर पावर हो जाए नेगेटिव -n, 1 + x पावर -1, तो 1 - nx हो जाएगा। अगर पावर हो, अगर ये हो नेगेटिव 1 - x टू दी पावर n, तो ये हो जाएगा 1 - nx। और अगर मान लीजिए कि 1 - nx है, 1 - x टू दी पावर -n, तो ये इस तरह से। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर हम लोग काम करेंगे।
अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर बाइनोमियल तो मैं समझ गया कि दो एक्सप्रेशन हो, दो टर्म हो और दोनों के पावर 1 हो, होल का पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, दोनों दो टर्म हो, दोनों के पावर 1 हो तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। थ्योरम ये कहता है कि अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा एक्सपेंड करते जाएंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि n पॉजिटिव निगेटिव 0 और फ्रैक्शन हो और b की वैल्यू 1 और -1 के बीच में हो। n अगर पॉजिटिव होगी तो n+1 टर्म होगा, n अगर निगेटिव होगी तो ऐसा ऐसा इनफाइनाइट टर्म होगा। b अगर बहुत छोटी होगी तभी ये काम करेगा, अगर x मतलब b 1 से बहुत छोटी हो, b यहाँ पर एक्चुअली क्या है x है, तो b अगर 1 से और भी ज्यादा छोटी हो तब हम लोग इसके लिए ये काम करेंगे। तो ये आपने समझ लिया। तो सर बताइए इसका यूज क्या है, तो मैं बता रहा हूं आपको यूज। जैसे अगर आपके इसको मिटा देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए और मैं आपको समझा सकूं इजीली कि इसका यूज क्या है। ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। जैसे फिजिक्स में मैं बता रहा हूं 11th में जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जब वेरिएशन ऑफ जी पढ़ोगे, याद रखना एकदम दिमाग में नोट कर लो ये कहां कहां मिलेगा। जी की जब आप वेरिएशन के लिए काम करोगे तो वहां पर फॉर्मूला मिलता है कुछ h/r करके, 1 माइनस ऐसा जी ऐसा करके कुछ मिलता है, ठीक है, अभी ध्यान में नहीं, इस तरह का कुछ फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ h है हाइट और r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि 6400 किलोमीटर होता है। और हाइट अगर आप 2 किलोमीटर भी लेते हो तो देखो 2 के सामने कितना, तो b बाई ये क्या है, बहुत छोटा, b बाई ये टेंस टू 0। जब आप 2 किलोमीटर को 6400 किलोमीटर से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, तब उस केस में आपको ये हम लोग ये केस यूज करेंगे, ये रिजल्ट यूज करेंगे। तो आप देख लो और वहां पर फिर मुझसे सवाल नहीं करना कि सर ये आपने कैसे किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने अभी आपको ऐसा बताया, इसलिए मेरा हक है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसे देखिए, ठीक है, क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा जगह चाहिए होगा। वी कंसिडर्ड ओनली 2 टर्म्स, ये कहने का मतलब क्या है, देन वी कंसिडर, जब ये छोटा हो तो इस पूरे में से हम लोग 2 टर्म को ले रहे हैं, इस पूरे में से इस 2 टर्म को ले रहे हैं। इसी को यहां मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया है कि वी कंसिडर्ड ओनली 2 टर्म्स। ठीक है, उसको भी मिटा देते हैं और काम करते हैं। ठीक है, इसके लिए कंडीशन याद रखिए, x काफी छोटा है यहां पर। ठीक है, x इफ x लेस देन क्या हो, 1 हो, तब ये फॉर्मूला सब काम करेगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है कि 1000, ठीक है, ये का पावर 1/q, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बच्चा परेशान, ओ माय गॉड ये तो काफी टफ क्वेश्चन आपने दिया। टफ नहीं है बाबू, एकदम आपने ये समझा है ना, ये समझ गए हो तो देखिए अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाएगा कि कैसे मैंने इसे काम किया। सबसे पहले हम क्या करते देखिए, 1001 है, ठीक है, 1001 है, तो 1001 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1000 क्या हम 1001 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1000 + 1 क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1001 को। तो चूंकि यहां पर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन दिया गया 1001 का पावर क्यूब 1/3, तो 1001 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें से लिख लो, या हम इसको और एक्सपेंड करें, इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी इसको देखिए, इसको हम और एक्सपेंड करें तो दोनों में से 1000 कॉमन कर लें। जैसे 1000 + 1 हमने लिख दिया, किसको लिख दिया, 1000 को लिख दिया। अब दोनों में से 1000 कॉमन कर लो, 1000 हमने थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको दिखे, 1000 हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, तो ये हो गया 1 और इसमें आ गया 1 + 1/1000, कुछ ऐसा आ जाएगा। दोनों में से जब हम 1000 कॉमन कर लेंगे तो 1 + 1/1000 आ गया। अब देखिए मतलब समझिए, हमने 1001 को ऐसा लिखा, फिर 1001 को हमने ऐसा लिखा, तो 1001 बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब इतना लिखे तो 1001 का क्या, 1001 के ऊपर पावर है 1/3, तो 1001 की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं 1001 + 1/1000 और इसका होल का पावर कितना हो जाएगा 1/3। आप कहिएगा सर ये कैसे लिखे, क्योंकि 1001 बड़ा का पावर 1/3 और 1001 को हमने ऐसे लिखा है, कैसे क्यों लिखे, कैसे ऐसे लिख दिया, यहां पर एक्सप्लेनेशन है आगे। अब इसमें देखिए इसका क्यूब कितना हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 का 1/3 और इसको लिख सकते हैं 1 + 1/, इसको लिखेंगे अगर तो 0.0001 हो जाएगा का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। इसको जब आप इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हो
तो ये हो गया 10, ये कितना हो गया 1000 का क्यूब कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 1 प्लस 0.001 का पावर। अब ध्यान से आप देखो तो 10 को 10 रहने दो, अब इसको ध्यान से देखो ये किस पर आएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। n क्या होना चाहिए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन है वहां पर, n फ्रैक्शन होना चाहिए, फ्रैक्शन है। x क्या हो 1 से बहुत छोटा, तो क्या ये वाला हिस्सा x 1 से काफी छोटा है, 1 से काफी छोटा है, बहुत छोटा है, तो हम इस वाले को इस वाले से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, इस पूरे को हम ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं 1 प्लस n कितना है, तो 1/3 इंटू x, x कितना है 0.001। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आपको देगा कितना 10.00333, ये रिजल्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि पहले जब मैंने आपको दिया कि इसको सॉल्व करने के लिए, आपको बाप रे कैसे होगा, तो खतरनाक दे दिया। लेकिन जब आपने बाइनोमियल के ऊपर इसको सेट किया तो फटाक से हो गया, ओ माय गॉड सर ऐसा और दीजिए ना, तो बना लीजिए खुद से, 1000 है 2000 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस पर, ठीक है। तो ये था अलजेब्रा और बाइनोमियल के ऊपर लेक्चर। को एक्सपेंशन को बेहतरीन तरीके से समझ लिया है तो आपके ऊपर वाजिब है कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में रिकमेंड करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और फिजिक्स के अमेजिंग लेक्चर्स को देखें और समझें और अपने कंसेप्ट को इंक्रीज करें। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पैराबोला, ठीक है। क्वाड्रेटिक पैराबोला को हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। इसका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पर आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, इस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।